मैं आपका साथी अधिवक्ता देवदुबे से यादव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, आज का टॉपिक है, यदि आपका मुकदमा चेक बाउंस का कई सालों से न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कि आपके मुकदमे में भी लगातार तारीख पे तारीख मिलती रही है, कि आपके मुकदमे में भी आपका विपक्षी का अधिवक्ता एडजमेंट एप्लीकेशन देकर के हाजिरी नाफी देकर के सिर्फ तारीख लेके चला जाता है, कि आपके मुकदमे में आपके वकील साहब जो तारीख लेने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन तमाम सवालों की जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और हम आपको इस वीडियो के अंत तक यह जानकारी देंगे कि वह कौन से उपाय हैं जिनको आप अपना करके अपने मुकदमे को जल्दी डिसाइड करवा सकते हैं और अपने फेवर में करा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग चेक से लेन देन करते हैं उनके संबंध में मैंने अपना एक वीडियो चेक लेन देन के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए ताकि चेक बाउंस मुकदमे से आप बच सकें, एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देखकर वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके मुकदमे में 251 के तहत फॉर्मल चार्ज बन गया है, आपके मुकदमे का जो आरोपी है, जिसने आपको चेक दिया था, जिसने आपको चेक का पैसा नहीं अदा किया था, उसने अपने बचाव में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आपको चेक दिया गया है वह गलत तरीके से आपने हमसे हासिल कर लिया या वह गुम हो गया था या कोई अन्य बचाव का स्टेटमेंट दिया है और वह उस मुकदमे के ट्रायल की मांग करता है। अपने 251 के बयान में जो फॉर्मल चार्जशीट होती है उसमें यह कहता है कि वह न्यायिक विचरण चाहता है, वह इसके मुकदमे का ट्रायल चाहता है, तब आपके सामने क्या परिस्थिति आती है। दोस्तों, 251 के बयान के बाद वह फाइल 254 पे पहुंच जाती है। CRPC 254 के तहत आप एविडेंस दाखिल करते हैं, किसी व्यक्ति की गवाही दाखिल करते हैं, किसी व्यक्ति को आप यह गवाह दिलाते हैं कि वह व्यक्ति जो इसके समक्ष है लेन देन हुआ था, इन्होंने इस चेक को मुझे दिया था, या फिर वह कोई फर्म का आपका कंपेनियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके उस चेक के लेन देन में आपके साथ सहभागी रहा हो। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एविडेंस दाखिल कर देते हैं और आप विपक्षी का वकील की जब बारी आती है, वह उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है या जीरा करनी होती है, तो वह उससे बचने लगता है और आपको तारीख पे वह आपको टटकाता रहता है। दोस्तों, वह कभी आपको एडजमेंट एप्लीकेशन ला के आपके मुकदमे दाखिल कर देता है कि विपक्षी इन कारणों से न्यायालय में नहीं आ पाया है, या कभी खुद को दिखाता है कि वह अन्य मुकदमे में बिजी है। दोस्तों, ये तमाम ऐसे हथकंडे होते हैं जिससे वह डेट पे डेट लेकर आपके मुकदमे को 10 साल तक खींचता रहता है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके मुकदमे में चल रहा है तो आप तुरंत उस एप्लीकेशन का अपने वकीलता के माध्यम से विरोध करिए। यदि अधिवक्ता भी उस डेट पर उपस्थित नहीं है जिस डेट पे एप्लीकेशन आता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उस एप्लीकेशन का विरोध में उस एप्लीकेशन में रिटर्न में एक अपोज लिख दिए कि मैं इस एप्लीकेशन को कड़ा विरोध करता हूँ, इस मुकदमे को जल्दी डिसाइड करने का माननीय न्यायालय आदेश पारित करें या जानबूझकर हमारे मुकदमे को डिले कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि न्यायालय उस विरोध के अवार्ड में आपके उस मुकदमे में आरोपी पर एक चार्ज लगा देता है, एक फ़ाइन लगा देता है और वह फ़ाइन आपको मुकदमे के डिसाइड होने तक आपको मिलता है। दोस्तों, अगर वह कई डेटों से या ऐसा एप्लीकेशन दे रहा है तो आप उसका लगातार उसका विरोध करिए, जिससे क्या करता है और यह प्रेयर करिए मुकदमे में माननीय न्यायालय से कि उसे यह अंतिम अवसर दे करके वह उसका अवसर क्लोज कर दिया जाए, जिससे आपकी फर्दर प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक केस ला अभी 2023 में डिसाइड हुआ है कि कोई भी आरोपी अपने मुकदमे चेक बाउंस के मुकदमे में किसी भी स्टेज पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है। परिवादी को जो वादी है जिसका चेक बाउंस हुआ है, जो न्यायालय में यह मुकदमा लेकर है, उसके साथ समझौता करके वह पैसा पूरा अदा करे। किसी भी स्टेज पर वह मुकदमे किसी स्टेज पर वह कंप्रोमाइज़ कर सकता है। दोस्तों, जब आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो आपको वह कौन से बिंदु ध्यान रखने होते हैं जिससे आपके मुकदमे को लंबा ना खींचा जा सके। दोस्तों, यह एक सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन इस फेवर में दिया था कि आज जो सैकड़ों मुकदमे चेक बाउंस के न्यायालय में लंबित हैं, वह मुकदमे जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन आज आरोपी इसका एक डिफेंस के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, वह कौन से बिंदु हैं जिनको आपको एक समझौता करते समय याद रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऑरल एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वह आरोपी के लिए बहुत बड़ी वरदान सिद्ध हो जाता है आपके मुकदमे में, तब वह आपको 10 साल मुकदमे में आपको डेट पे टहला सकता है। दोस्तों, आप जब ऑरल एग्रीमेंट कर लेते हैं तो न्यायालय को उसका फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पता नहीं होते हैं कि आपने कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट क्या किया है, तो वह आपको उस सेटलमेंट के बदले, आपको उस चेक बाउंस पैसे के बदले कुछ पैसा आपको दे करके न्यायालय सोच यह कहकर डेट लेता रहता है कि हमारा इनका एग्रीमेंट चल रहा है, हमारा इनका समझौता चल हो गया है, हम ब्याज पे बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय हमें अन्य डेट दे दीजिए। इस प्रकार से वह कई महीनों तक, कई सालों तक यह कह करके मुकदमे को टालता रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप न्यायालय की समझ कोई एग्रीमेंट अपने मुकदमे में करें, कोई भी समझौता करें उस मुकदमे में, तो आप उस में रिटर्न में करें और उसकी एक फ़ाइल माननीय न्यायालय के उस केस फाइल में दाखिल कर दें, जो वह माननीय न्यायालय के समक्ष जो ऑफिशियल फ़ाइल होती है। दोस्तों,
जब आप अपने मुकदमे में सेटलमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक क्लास ज़रूर मेंशन करवा दीजिए कि आप जो उस चेक एवज में जो आपको आपका आरोपी पैसा देगा वह पैसा प्रत्येक माह किस तारीख को और कितना पैसा देगा और कितनी किस्तों में देगा। यह जब आप सुनिश्चित करके लिखवा लेते हैं तो माननीय न्यायालय को आपके समझौते के सारी फैक्ट और एग्रीमेंट माननीय न्यायालय के समझ जानकारी में रहते हैं, जिससे वो आरोपी वकील आपको गुमराह नहीं कर सकता है, आपको गुमराह करके डेट नहीं ले सकता है और आपका मुकदमा जल्दी से डिसाइड होता है। दोस्तों अगर यह सब अपना लेते हैं तो आपका मुकदमा बहुत जल्दी से होता है। दोस्तों अगर आपका आरोपी आपको एग्रीमेंट के आधार पर पूरा पैसा दे देता है तो आप CRPC सेक्शन 357 के तहत एक एप्लीकेशन देके अपने चेक बाउंस मुकदमे को क्लोज करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका आरोपी आपसे सेटलमेंट करने के लिए उत्सुक नहीं है, वह मुकदमे को ट्रायल में लड़ना चाहता है, तो दोस्तों आप कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पर वह एडजर्नमेंट एप्लीकेशन दे करके वह न्यायालय कार्रवाई से भाग नहीं सकता है, वह डेट नहीं ले सकता या आपको लंबा नहीं खींच सकता। जैसे दोस्तों अगर 313 का बयान होना है या फिर जीरा होनी है या फिर कोई भी एविडेंस का एग्जामिन होना है, अगर वह एडजर्नमेंट एप्लीकेशन देता है कि वह बीमार है या वह किसी वजह से बाहर है या अब उसका वकील बाहर है या उसका वकील कहीं अन्य मुकदमे में व्यस्त हैं, तो दोस्तों आप उसका अपोज कर सकते हैं। आप अगर उस दिन आपके भी वकील कोर्ट में उपस्थित ना हो तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर के उस एप्लीकेशन अपोज करके माननीय न्यायालय से यह बता सकते हैं कि जो चेक है उसके कारण हमारे परिवार और हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो चेक का अमाउंट है इसकी वजह से हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा पैसा फंसा है, जिससे न्यायालय आपके फैक्ट और सेंटेंस को रीड करके उस मामले में आप उस एडजर्नमेंट एप्लीकेशन को खारिज करके फर्दर प्रोसीडिंग का भी आदेश कर सकता है। दोस्तों न्यायालय में अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो आपकी फ़ाइल वैसे ही पड़ी रहती है और वो डेट भी डेट चलती रहती है, क्योंकि दोस्तों आज का सच ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर इतने सारे कानून हैं और उन कानूनों के इतने सारे मुकदमे हैं। आज के वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 3.25 करोड़ मुकदमे उत्तर प्रदेश में से चेक बाउंस के लंबित पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने मुकदमे में, हमारी एक सलाह है कि आप अपने मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों और हर एप्लीकेशन को आप अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद आप उसको अपोज करें और आप अपने वकील या अपने अधिवक्ता आप खुद स्वयं के माध्यम से, चूँकि चेक बाउंस एक समरी ट्रायल्स होता है, आप इसमें खुद भी पैरवी कर सकते हैं। माननीय न्यायालय की परमिशन के अनुसार आप ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति है ये आतन अपराधी है, जानबूझकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए या सिर्फ एप्लीकेशन देता रहता है, बचता रहता है। तो दोस्तों आप वह एप्लीकेशन को न्यायालय खारिज भी कर सकता है और वह एप्लीकेशन के एवज में आप जुर्माना लगा सकता है और अंतिम अवसर दे करके उनको फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उनके अवसर को क्लोज भी कर सकता है। दोस्तों अगर आप इसके अलावा अगर आप सक्षम हैं तो आप उच्च न्यायालय से CRPC सेक्शन 482 के तहत आप अपने मुकदमे के लिए डायरेक्शन ला सकते हैं और आप उस मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय उस मुकदमे को माननीय ट्रायल न्यायालय को यह आदेश कर देगा कि इस मुकदमे को फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को रीड करते हुए 6 महीने या 1 साल में डिसाइड करने के लिए आपको आदेश कर देता है, जिससे वह मुकदमे में आपकी लंबी डेट नहीं लगती और जल्दी जल्दी न्यायालय उसे थोड़ा सा संगीन लेकर के जल्दी डिसाइड करने की कोशिश करता है। दोस्तों आप अपने मुकदमे के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जब हार्ड डेट पर रखते हैं तो न्यायालय यह रीड करता है कि नहीं यह व्यक्ति वाकई में पीड़ित है और आपके मुकदमे को जल्दी डिसाइड करने का प्रयास करता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपने डायरेक्शन ले लिया, उसके बाद भी फाइल बहुत देर में डेट लगती है, क्योंकि न्यायालय के पास इतने सारे मुकदमे होते टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों आप व्यक्तिगत रूप से जब न्यायालय पर जाकर ये प्रे करते हैं कि यह मुकदमा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो न्यायालय आपकी बात को सुनता है और अपने मुकदमे में आप 1 महीने ज़्यादा डेट ना लें और बहुत ज़्यादा 1.5 महीने की डेट लेते हैं, क्योंकि आप जब उपस्थित नहीं होते हैं तो वह न्यायालय अपने अनुसार अपने अवसर के अनुसार अपनी केस डायरी के अनुसार डेट देता है, जिससे आपका मुकदमा और लंबित हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको चेक बाउंस संबंधित कोई भी मुकदमे की अन्य कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी करनी है तो आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जा करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अगर आप कि उस प्रश्न को हम पढ़ करके आपको उत्तर उस कमेंट बॉक्स के आंसर में आपको दे देंगे। यदि आप अपने प्रश्न के उत्तर अपने व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर दीजिए, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर आपके मोबाइल नंबर पे दे देंगे। दोस्तों नमस्कार।